Dear students, welcome to the class of Political Science. Today we will discuss the test paper part 2. आप सभी का स्वागत है पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में. आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट पेपर पार्ट 2. दिस इज डॉक्टर सुधांशु. So now we will focus on the first question. What is this? That is, when was the Central Vigilance Commission set up by the government of India? We have four options. That is option A 1961 या 1961, दूसरा B 1964, C 1967 and D 1971. तो क्वेश्चन क्या है? When was the Central Vigilance Commission, मतलब केंद्रीय सतर्कता आयोग, हम हिंदी में समझते हैं आयोग जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग, कब बनाया गया या इसकी स्थापना कब हुई, ये चीज जानना हमें क्वेश्चन पूछा गया है. जो चार ऑप्शन है 1961 में, 1964 में, 1967 में, 1971 में. तो एक तो आइडिया ये है कि सबसे पहले कि कब हुआ, तो जिसका आंसर अगर हम डायरेक्टली देखें तो आंसर बी इज करेक्ट है. 1964 में यह बनाया जाता है. अब इसके अलावा हम केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में भी जानना जरूरी है. हमारे एग्जाम्स में कई तरह से अलग अलग तरह से घुमा के केंद्रीय सतर्कता आयोग पे क्वेश्चन बनते हैं. तो अभी तो यह क्वेश्चन यहां पे है, सिर्फ ईयर पूछा है. इसके अलावा इसमें बहुत सी चीजें बनती. कब ये पहली बार बना 64 में, क्यों बना और क्या काम होता है, इसके काम क्या होते हैं, वो चीज डिस्कस करना भी जाना. क्यों बना, अगर क्यों को करें या वाई को हम डिस्कस करें तो ये आता है कि भारत में आजादी के बाद लगातार जो ब्यूरोक्रेसी है वो पावरफुल होती गई. आजादी से पहले भी अगर ब्रिटिश हुकूमत में देखें तो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी थी वो बहुत पावरफुल थी, उसके पास बहुत ज्यादा. आज भी हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है जिसको हम कहते हैं नौकरशाही, वो काफी पावरफुल है. अब इस नौकरशाही जिसके पास जितनी मात्रा में पावर है वो उतनी ही मात्रा में करप्ट भी हो सकता है या भ्रष्ट भी हो सकता है. तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, तो पहला उद्देश्य क्या हुआ इनका, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये बनाया गया 1964 में. अब ये क्या है, ये है एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूट कह सकते हैं इसको, हम कहते हैं एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूट. इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि सबसे ऊपर की जो इंस्टीट्यूट संस्था है जो किसी करप्शन के मामले में इंक्वायरी करेगी, जांच करेगी, ये सबसे बड़ी इंक्वायरी बनाएगी. अब ये कब बनी, कैसे बनी, इसको बनाने के लिए रिकमेंडेशन श्री संतनाम कमेटी ने बनाई गई थी कि जब ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ गया तो उसको रोकने के लिए जो के संतनाम थे उनको दिया गया कि एक रिपोर्ट दीजिए. कमेटी बनाई गई उनके अंडर में कि वो अपनी रिपोर्ट देगी किस तरह से इसमें रोका जा सकता है. तो उन्होंने अपने जो रिकमेंडेशन था उसमें बोला कि एक ऐसा आयोग बनाइए जो सिविल सर्वेंट्स का या जो ब्यूरोक्रेसी है उसके ऊपर निगरानी रखे और उसके रिकमेंडेशंस को गवर्नमेंट माने और उसके बेसिस पे जस्टिस हो, उनके बेसिस पे लोगों को पिनलाइज या पनिश किया जाए. दूसरा, अब जो गवर्नमेंट से इसके बाद क्या है कि अब इसको कंट्रोल कौन करेगा, क्योंकि किसी भी अगर गवर्नमेंट बॉडी किसी भी चीज को कंट्रोल करेगी तो वो गवर्नमेंट के फेवर में काम करेंगे. तो गवर्नमेंट अब उनके फेवर में जो ब्यूरोक्रेट होंगे उनको बचाएगी, जो उनके अगेंस्ट में होंगे ब्यूरोक्रेट उनको फंसा देगी. तो ऐसी बॉडी बनाई गई जो फ्री कंट्रोल ऑफ एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, कहा गया फ्री कंट्रोल जिसको मिले, एनी एग्जीक्यूटिव, कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इसको कंट्रोल नहीं करेगी. एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हम जानते हैं दो तरीके से होती है. एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो इंप्लीमेंट करता है, हम जानते हैं कि तीन भाग में बांट सकते हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेशन. तो लेजिस्लेशन जो होता है जो लॉ या कानून बनाते हैं. इसके अलावा जो इंप्लीमेंट करते हैं उसको हम कहते हैं कि जो उस कानून को इंप्लीमेंट करेंगे जुडिशरी, जिसमें दो तरह के होते हैं.
एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव का मतलब जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नौकरशाह हैं, या हमारी पूरे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो परमानेंट है, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि सरकारों के आने से और चले जाने से वो चले जाएंगे, वो परमानेंट होते हैं। कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार चली जाए, लेकिन वो परमानेंट होते हैं अनटिल कि उनके करप्शन का या मिसकंडक्ट का आरोप हो, उसकी वजह से उनको हटाया जा सकता है। अदरवाइज सरकारों के आने जाने से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए परमानेंट ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। लेकिन जो परमानेंट नहीं है, जो टेम्पोररी हैं, वो कौन होते हैं? वो होते हैं, हम जानते हैं कि इन सारे विभागों का जो ब्यूरोक्रेसी है, जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, वो मिनिस्टर्स होते हैं। मिनिस्टर्स के पास दो तरह की जिम्मेदारी होती है, एक लेजिस्लेशन की, दूसरी एग्जीक्यूशन की। एग्जीक्यूशन का मतलब लागू करवाने का भी और विधेयक जैसी चीजें बनाने का भी, दोनों काम हमारे यहाँ जो मिनिस्टर्स हैं उनके पास दोनों काम होता है, लेजिस्लेशन का भी, एग्जीक्यूशन का भी। तो एग्जीक्यूटिव हेड भी जो मिनिस्टर्स हैं वो एमपी होंगे या स्टेट्स में एमएलए होंगे, दोनों काम करते हैं। अगर हम इसको कंपेयर कर ले अमेरिकन डेमोक्रेसी से, अमेरिकन जो स्ट्रक्चर है उससे, तो वहां पे अलग अलग होते हैं। लेजिस्लेशन का काम जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे वो लोग करेंगे, जो कांग्रेस के मेंबर हैं, सीनेट के मेंबर हैं, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर हैं, वो लोग काम करेंगे। और मिनिस्टर्स जो होते हैं वो ये काम नहीं करते, वो डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं और डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं अमेरिका के अंदर। तो अमेरिकन सिस्टम से हमारा सिस्टम अलग है। तो हमारा सिस्टम, उसका हेड जो होगा, किसी भी डिपार्टमेंट का हेड मिनिस्टर होता है, और उसके नीचे जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी का होता है वो सेक्रेटरी होता है, जो किसी भी डिपार्टमेंट को लीड करता है। ये परमानेंट ब्यूरोक्रेसी से या परमानेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन से आते हैं। अब हम देखें कि इसका जो स्टैच्यूटरी स्टेटस कब मिलता है, संवैधानिक जो स्टेटस है वो कब मिलता है? वो मिलता है इसको संवैधानिक स्थिति या संवैधानिक स्टेटस जो मिल रहा है वो मिल रहा है 25 अगस्त 1998 को। इससे पहले ये रिकमेंडेशन थी, एक डिपार्टमेंट था। अब इसके पास संवैधानिक ताकत आ जाती है, संविधान में इसका मेंशन होता है। दूसरे जो इसके बाद जो होता है वो 11 सितंबर 2003 को ये सीवीसी एक्ट के नाम से पार्लियामेंट में आता है। 2003 एक्ट, जिसका नंबर है 45 ऑफ 2003। तो ये यहां से इसको और ज्यादा एक्ट के रूप में आ गया है। अब इसकी जो वैलिडिटी है वो बढ़ जाती है, इसके ऊपर जो कंट्रोल है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट का नहीं होगा, ये एक ऑटोनोमस बॉडी होगी जो अपने से काम करेगी। और करप्शन को चेक करने के लिए भारत सरकार के अंदर जो भी डिपार्टमेंट है उनके करप्शन को चेक करने का इसका काम होता है। अब इसमें देखते हैं इसके बारे में कि पहला जो सीवीसी होगा वो कौन होगा। फर्स्ट सीवीसी को भी नाम जानना जरूरी है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट सीवीसी थे नितूर श्रीनिवास राव, या हम कह सकते हैं NS राव। ये हमारे फर्स्ट सीवीसी थे। इसके बाद अगर हम सेकंड सीवीसी देखें, सेकंड नहीं, लास्ट सीवीसी या प्रेजेंट सीवीसी देखें, फर्स्ट या प्रेजेंट ही आते हैं यूजुअली एग्जाम में, तो प्रेजेंट सीवीसी देखें तो KV चौधरी। अब इसका स्टेटस देखें किस तरह से होता है। ये एक ऐसी बॉडी है जिसमें बोला गया है, जो रिकमेंडेशन थे संतराम कमेटी को, उसमें बोला गया कि एक सेंटर चेयरपर्सन होगा जिसको हम कहेंगे CVC, चीफ विजिलेंस कमिश्नर। चीफ विजिलेंस कमिश्नर जो एक चेयरपर्सन होगा। इसके अलावा वो एक नंबर में होगा और दो जो विजिलेंस कमिश्नर होंगे। विजिलेंस कमिश्नर तो चीफ विजिलेंस कमिश्नर जो होगा एक होगा और उसके अंदर में दो विजिलेंस कमिश्नर होंगे। जो विजिलेंस कमिश्नर उनके मेंबर होंगे, इसको हम कह सकते हैं मेंबर्स। तो दो विजिलेंस कमिश्नर, एक चीफ विजिलेंस कमिश्नर। जिस तरह से आज के समय इलेक्शन कमीशन के अंदर भी ऑलमोस्ट